बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, और जब तक पत्थर पर भी चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं बनता। सो बिना मेहनत के दोस्तों भगवान तक नहीं मिलते। तो हर एक इस धरती पर हर एक चीज को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ती है। सो इसी के साथ मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल विकी वागा कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंडियन जियोग्राफी कर रहे हैं आज हम, और इसमें इंडियन जियोग्राफी में आज हम कंप्लीट करेंगे कौन सा टॉपिक फ्रेंड्स? आज हम करने वाले हैं इंडियन वाटरफॉल्स एंड इंडियन लेक्स, यानी कि भारत के जलप्रपात और झीलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ आज सीरीज में हम लोग मैं आपको आज इस क्लास में ही, आप जैसे जानते हैं कि आपके अपने YouTube चैनल विकी वागा कॉन्सेप्ट में सिर्फ वही पॉइंट करवाए जाते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है, आपका एग्जाम क्रैक कराने के लिए जरूरी है। यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स और वाटरफॉल डिस्कस करेंगे, जो कि आप एट द एंड देखेंगे कि आपके जो वाटरफॉल्स हैं और लेक्स हैं आपके प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ओके, यानी कि एट द एंड हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। सो लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आप जान सके कि आपने अब तक कितना पढ़ा है और आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाए हैं। ओके, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम हमारे सबसे पहले शुरू करेंगे हम हमारे वाटरफॉल्स, जलप्रपात, यानी भारत के जो झरने हैं, झरनों की बात कर रही हूं मैं। जी हाँ, वाटरफॉल्स भारत में सबसे ऊंचा जो झरना है वो कौन सा है? गोरसेप्पा। कौन सा है? गिरसेप्पा या जोग जलप्रपात, या फिर इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कह दिया जाता है। क्लियर है? सबसे ऊंचा है भारत का गिरसेप्पा, और इसका दूसरा नाम है जोग जलप्रपात, जोग भी कह दिया जाता है इसको। और इस पे क्या किया गया? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना लगाई गई, जिसके कारण अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कह दिया जाता है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी आपका डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है इसका नाम, और महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, या महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस झरने पे, जलप्रपात पे लगाई गई है। ओके, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। एवरीथिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। इजी इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार कोई भी काम हम कर नहीं पाते। लगातार अगर हम क्लास अटेंड करते रहे, लगातार अगर हम पढ़ाई करते रहे, तो वो 101% हम उस चीज को अचीव कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप जानते हो अच्छे से, अगर किसी भी, आपने कहावत सुनी होगी बचपन में, ये तो रस्सी भी अगर लगातार एक जगह से गुजरती रहे तो वो पत्थर पे भी निशान डाल देती है। अगर पत्थर पे रस्सी को एक ही जगह पर घिसाया जाए तो वो पत्थर पे निशान डाल देती है, तो एक छोटी सी रस्सी भी। तो आपने ये कहावत भी सुनी होगी, करत करत अभ्यास जड़त सुजान, यानी कि अभ्यास करने से आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। जितनी भी कोई मुश्किल काम हो उसको आप आसान कर सकते हैं, यानी हर एक मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप शिद्दत से उसके पीछे लग जाएं। हर एक चीज बहुत सिंपल है लाइफ में, दिखाई देते कि इसका रास्ता ये है, मंजिल ये है, लेकिन उस रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है कि लगातार आप कंटिन्यू उस रास्ते पर कितने टाइम तक चल रहे हैं। और इसमें से सिर्फ 5%, 100 में से सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली उस रास्ते पे जाएं, और वही लोग अचीव करते हैं कुछ ना कुछ, और नाम भी उन्हीं लोगों का होता है। अब नहीं, थोड़ी सी बात, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं, हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा किसी चीज को अचीव करने के लिए, मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। जिस तरह से आपकी
काम करने के लिए, एनर्जी के लिए खाना जरूरी होता है। इसी तरह से आपको अपने गोल अचीव करने के लिए आपके माइंड को मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मोटिवेट होगा तभी वो लगातार काम कर पाएगा और अपनी मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे। तो बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप टाइम पर हर समय अपने माइंड को मोटिवेट करते रहे। अपना जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, वो उसको अपने दिमाग को दिखाते रहें, दिमाग को सपने दिखाते रहे कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, तो सपने देखना शुरू कर दे। लेकिन इतना भी सपने मत देखे कि सपनों में ही सोए रह जाए। कर्म करना बहुत जरूरी होता है। कर्म करना जरूरी है। कर्म कब होगा? जब आप उसकी चीज की कल्पना करेंगे। तो पहले सपने देखें, कल्पना करें, प्लानिंग बनाएं, उसके बाद कर्म करना शुरू कर दें और इस कर्म को लगातार रखें जो आपने अपनी योजना बनाई है, प्लानिंग करी है। यानी कि अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई ना कोई लक्ष्य रखा होगा, यानी कि मुझे ये जॉब अचीव करनी है, या आप सोच कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि कोई भी जॉब मिले मुझे टेस्ट क्रैक करना, दैट्स इट। पर्टिकुलर सिलेबस रखा होगा, आप लोगों ने डिसाइड किया होगा, हाँ ये सिलेबस है, इसको मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है, किस किस तरह से मैं उसको कंप्लीट करूंगा, यानी कितने टाइम में कंप्लीट करना है उस चीज को। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो आपने प्लानिंग की है, अपना ड्रीम देखा है। सबसे पहले ड्रीम जरूरी है, सपने देखना बहुत जरूरी है। उन सपनों को सजाओ, फिर कल्पना करो, ठीक है, प्लानिंग करो उसकी, फिर उस पर लगातार वर्क करते रहो, काम करते रहो। लेकिन सबसे लास्ट जो स्टेप होता है वो मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी, हर एक बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। किसी भी बिजनेस में बात करूं या किसी भी फील्ड में बात करूं, ये लगातार कॉन्टिन्यूसली एक ही काम को करते रहना और एनालिसिस करना कि हाँ उस चीज को जो मैंने टारगेट रखा था मैं अचीव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अपने आप का बार बार एनालिसिस करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है लाइफ पे, ताकि आप अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने तो लगातार अपने आप को मोटिवेट करते रहें, अपने आप को मोटिवेशनल एनर्जी देते रहें, ताकि आप उस रास्ते पे कंटिन्यूसली चलकर अपना जो एग्जाम क्रैक करने का ड्रीम है इसको कंप्लीट कर सकें, गवर्नमेंट जॉब अचीव करने का ड्रीम है इसको कंप्लीट कर सकें, या आप किसी भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं वो आप उस गोल्स को अचीव कर सकें। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, सभी के लिए कॉमनली होता है। ये नहीं है कि आप एजुकेशन, ये जो बातें हैं सिर्फ एजुकेशन के लिए ही लागू होती है, वो हर एक फील्ड में, आप किसी भी बिजनेस में आप हो, हर एक बिजनेस में, हर एक फील्ड में ये चीजें मायने रखती हैं। अगर आप इस चीज को अच्छे से फॉलो करते हो तो 101% आप सक्सेस होते हो। ओके, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इसके 3 नाम हैं, गिरसप्पा चौक महात्मा गांधी जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना है, वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर है। ओके, क्लियर है? और ये किस नदी से बहता है, किस नदी से होकर जाता है? ये आपका, ये शरावती नदी से, शरावती, याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी ये फैक्ट पूछे जाते हैं। ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर। ओके, और किस राज्य में? कर्नाटक में। क्लियर है? किस राज्य में है? कर्नाटक में। उसके बाद सबसे पहला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना कौन सा है? गिरसप्पा कहूं, जोग कहूं या महात्मा गांधी, एक ही है तीनों, यानी कि एक के 3 नाम है। ये सबसे बड़ा है ये हमारा। किस नदी पर? शरावती नदी से है, और किस राज्य में? कर्नाटक में। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है येन्ना। दूसरे नंबर पर आता है हमारा येन्ना। इसकी है ऊंचाई 183 मीटर। ओके, और ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे छोटा झरना, जिसकी सबसे कम ऊंचाई है 10 मीटर, वो है हमारा धुआंधार।
कौन सा है? धुआंधार। याद रखिएगा, धुआंधार झरना जो है सबसे छोटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 10 मीटर है, और वो भी किस पर है? नर्मदा नदी पर है। और एज वेल एज याद रखिएगा फन्नासा भी 12 मीटर ऊंचा है, और वो भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ओके, हैव यू गॉट इट? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आता है शिव समुद्रम परियोजना। आपने सुनी थी, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना आपने पढ़ी है लास्ट टाइम भी। और ये जो हमारी जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम, ये किस पर? कावेरी नदी पर बनाई गई है। एक्चुअली ये यहाँ पर एक झरना है, शिव समुद्रम जलप्रपात है, झरना है, जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। और आप जानते हैं शिव समुद्रम जो जल विद्युत परियोजना थी, ये क्या है? भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना थी। सबसे पहला, भारत का सबसे पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट था। ओके, कौन सा? शिव समुद्रम। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा पायकारा। पायकारा कहां पर है? ये मैं एक बार लिख देती हूं, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है हमारा, झरना है, किस पर? कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। ओके, और ये जरूर याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस पर, किस नदी पर भी पूछा जाए तो आप कहेंगे शरावती नदी पर लगाई गई थी। यानी कि ये एक जलप्रपात है, ठीक है, सॉरी, यानी ये एक क्या है? जलप्रपात, झरना है, जहां पर क्या? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना लगाई गई। किस नदी पर है ये झरना? शरावती नदी पर। ओके, तो आपसे अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस पर? शरावती नदी पर है। अगर किस राज्य में पूछा जा रहा है तो कर्नाटक में। या फिर अगर आपसे एग्जाम में महात्मा गांधी जलप्रपात, पहले ये जौग कहते थे इसको या गेसप्पा कहते थे, अब इसका नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात भी जलप्रपात कर दिया गया है। सो आपसे अगर जलप्रपात पूछा जाए तो वो क्या होगा? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा। ओके, क्लियर है बच्चों? और इसी के साथ एक पायकारा। पायकारा एक झरना है, ये क्या है? हमारा नीलगिरी क्षेत्र का, नीलगिरी क्षेत्र में पड़ने वाला झरना है पायकारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 3 से 4 इंपॉर्टेंट झरने। ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने पहले भी आपको कहा है, हम पीएचडी नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक पॉइंट को कैच करना होगा, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ना होगा। और आप खुद लास्ट में लगाकर देखिए क्या मॉक टेस्ट सीरीज, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप सिर्फ ये सिंपल पॉइंट्स पढ़ने के बाद हर एक मॉक टेस्ट सीरीज को के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो ये है बच्चों हमारे वाटर फॉल इंडिया के। और इसी के साथ नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे इंडियन लेक्स के बारे में बात करते हैं। और एक छोटी सी बात करती हूँ, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि एक छोटा सा, एक सिंपल सा, आसान सा रास्ता है अपने आप को सक्सेस करने का। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपने आप का एनालिसिस करें। आप हर एक महीने पहले टारगेट बनाएं कि मुझे क्या कुछ करना है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपने सिलेबस का टारगेट बनाएं, या आप किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मुझे इतनी वीडियोस देखनी है, ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो आप 1 मंथ के लिए अपना टारगेट बनाएं। उसके बाद 1 महीने के बाद अपने आप का एनालिसिस करें कि आपने कितना अचीव किया है और आपकी कमियां क्या कह रही हैं। अगर देखो बच्चों, आपको एक चीज याद रखिएगा हमेशा, अगर आपको अपनी कमियां और आपकी शक्तियां, पावर्स का पता चल जाए तो आप परफेक्ट हो जाते हो लाइफ में। यानी अगर आपको आपकी कमियां पता चल गई तो आप उन पे वर्क कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। आप 1 महीने के बाद अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी जो कमियां थी मैंने कितने % उसको दूर किया। जैसे कई बार इंसान की सबसे बड़ी कमी यही रहती है कि टाल मटोल आलस करता रहता है हर एक काम में। ये सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि मेहनत करने के लिए दिमाग अपने आप पीछे लेके जाता है कि नहीं यार
मेहनत नहीं करनी है, आज तो भाई शरीर टूट रहा है, बिल्कुल नहीं करनी है, आज तो बुखार हो रहा है, आज तो ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। और अगर एंजॉय की बात आई तो नॉर्मल है बॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पढ़ाई की बात आ जाए तो सारी तबीयत खराब हो जाती है ना। तो बच्चों ये हमारा मेंटलिटी ऐसी है कि जो हमारा काम होता है उस काम को देख के अपने आप हमारा माइंड कुछ ना कुछ बहाने बनाना शुरू कर देगा। तो उन बहानों को यानी वो हमारा टाल मटोल करेगा माइंड कि उस काम को नहीं करना है। तो आप उस चीज़ को एनालिसिस करें कि मैंने जो मेरी कमियां थी उसको मैंने कितना ओवरकम किया है, उसको कितने अच्छे से मैंने रिकवर किया है। अगर आपको आपकी कमियां पता है, आईने के सामने खड़े होकर आप अपनी कमियां देखें कि मुझ में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वीकनेस हैं और क्या क्या मेरे अंदर पॉजिटिव बातें हैं, और उन कमियों को लिखे कि मुझे कब तक दूर करना है। उसके बाद अपना टारगेट ले ले कि मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है। अगर आप शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग में 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, इस तरह से कि मैं कितना कर सकता था और मैंने कितना किया है। एट द एंड अपने आप को सबसे पहले तो रात को डेली एनालिसिस करें अपना कि आज का जो मैंने टारगेट बनाया था वो मैंने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। ठीक है, पहले बड़ा टारगेट बनाए, उस टारगेट को डिवाइड कर ले दिनों में, फिर घंटों में डिवाइड कर लें, तो बहुत अच्छे से आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी ही लाएगी। बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। यानी कि आपको अपने आप का एनालिसिस करना है कि मैं कितना कर सकता था और मैंने कितना किया है, मेरे अंदर पावर कितने की थी, मैंने कितने का टारगेट बनाया और कितना अचीव किया है, क्या क्या वीकनेस थी, किसकी वजह से, कारण लिखो, क्या क्या कारण रह चुके थे जिसकी वजह से मैं अचीव नहीं कर पाया। तो या एक दिन अपना एक टारगेट रखना, रियलिटी बता रही हूँ, एक दिन अपना टारगेट डिसाइड करना, उसके बाद उस पर फोकस करके काम करना आप। और अगर आपसे अचीव नहीं हो पाया वो चीज़, तो आप जब अपने कारण लिखने बैठोगे ना तो रियलिटी में कारण आपको पता ही नहीं चलेंगे, वो लिखने लायक ही नहीं होंगे। ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, वो लिखने के लायक भी नहीं होंगे, आप लिख भी नहीं पाएंगे उन रीजंस को। तो बच्चों ये छोटी छोटी कमियां हैं, अगर आपने अपनी कमियों को दूर करना सीख लिया तो आप लाइफ में परफेक्ट हो जाएंगे, किसी भी फील्ड में आप सक्सेस होंगे ही होंगे। एक बात कही जाती है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, और जब तक पत्थर पर भी चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं बनता। तो अपने आप को झोंक दो उस चीज़ के लिए जो आपको सक्सेस करना है, अपने आप को संभाल के ना रखो, जो आपको अचीव करना है अपने आप को धकेलो, अपने माइंड को धकेलो कि मुझे ये करना है काम। तो इसी के साथ हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, भारत की झीलें। सबसे पहले हमारे भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है हमारी वुल्लर झील। कहाँ पड़ती है ये वुल्लर झील? वुल्लर झील ये कहाँ पड़ती है? हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है वुल्लर झील। और इसी के साथ डल और इसी के साथ पोंगांग सो, ये झील भी कहाँ पर? हमारी जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती हैं। ओके, क्लियर है? तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? हमारी वुल्लर झील। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। ये कहाँ पड़ती है आपकी चिल्का झील? ये उड़ीसा में पड़ती है। ओके, मीठे पानी की कौन सी है? वुल्लर। खारे पानी की कौन सी है? चिल्का झील। ओके, और इसी के साथ भारत की जो सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है वेबनाथ झील। याद रखिएगा, वेबनाथ झील सबसे लंबी झील है भारत की। कहाँ पर है ये? केरल में पड़ती है। ओके, ये कहाँ है? केरल में। इसी के साथ कयाल, ये थोड़ी सी वैसे ही सुन लेना, कयाल और अष्टमुदी,
ये दो झीलें भी हमारी कहाँ पर, केरल में पड़ती हैं। अब मीठे पानी की, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुल्लर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है हमारी, वेबनाड झील। ओके, हैव यू गॉट इट। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर को जानते हैं, मणिपुर राज्य में एक ऐसी झील है जिसको अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि वो उस झील में कुछ मिट्टी और मिट्टी के ऊपर कुछ घास फूस जम गया, वनस्पति पेड़ पौधे उग गए, तो वो ऐसा लगता है कि वो तैर रहे हैं, द्वीप से कुछ बन गए, वो ऐसा लगता है कि उस झील में तैर रहे हैं। तो वो कौन सी है हमारी, लोकटक झील। लोकटक झील, जिसको तैरती हुई झील भी कहा जाता है। ओके, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। और ताजे पानी की, ये उत्तर पूर्व की बात करूँ तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है मणिपुर में लोकटक झील, जिसको हम तैरती हुई झील भी कहते हैं। ओके, फ्लोटिंग पार्क। और यहीं पर सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ क्या है, ये सबसे बड़ा द्वीप है और ये यहाँ पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क है। ओके, सो कभी भी आपके एग्जाम में फ्लोटिंग पार्क पूछा जाए या फिर तैरती हुई झील कौन सी है हमारी, लोकटक झील। ओके, याद रखिएगा हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा हमारी जो राजस्थान की झीलें हैं। राजस्थान में सांभर जो झील है, सांभर, इसको साल्ट लेक कहा जाता है। इस झील में सबसे ज़्यादा साल्ट पाया जाता है और इसीलिए राजस्थान की है ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको साल्ट लेक कहा जाता है। ओके, और इसी के साथ यहाँ पर पुष्कर झील भी है, याद रखिएगा। पुष्कर झील कहाँ है, राजस्थान के अजमेर में पड़ती है। और इसी के साथ पुष्कर झील के साथ याद रखिएगा राजस्थान में पंचभद्रा और डिडवाना झील भी कहाँ पड़ती है हमारी, राजस्थान में। ओके, उसके बाद देखिएगा एक झील है हमारी लोनार झील। लोनार झील ये पड़ती है हमारी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में पड़ती है। ये कहा जाता है कि ज्वालामुखी के फटने से इसका निर्माण हुआ, जो जगह खाली हो गई थी वहाँ पर पानी जमा हो गया और जिसकी वजह से ये एक झील बन गई। कौन सी है हमारी, लोनार झील, जिसका निर्माण किसके, ज्वालामुखी से हुआ है। ओके, एंड थोड़ी सी और देख लेते हैं हम झीलें हमारी। नेक्स्ट हम उत्तराखंड की झीलों के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड की झीलें कौन सी है, राकसताल, नैनीताल और भीमताल, जिनके पीछे ताल लगा हुआ है। ये तीनों झील कहाँ पर है, उत्तराखंड में, कुमायूं की पहाड़ियों में पड़ती हैं। ओके, राकसताल, नैनीताल और भीमताल। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पुलिकट झील, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। पुलिकट झील भी एक खारे पानी की क्या है, झील है, यानी कि एक खारे पानी का लैगून है। कौन सी है, पुलिकट झील, याद रखिएगा। पुलिकट झील ये कहाँ पर है, ये है हमारी तमिलनाडु में। ओके, ये तमिलनाडु में पड़ती है। और एक है हमारी हुसैन सागर झील। हुसैन सागर ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में पड़ती है। हुसैन सागर नाम से याद रखिएगा, हुसैन सागर। ठीक है, कहाँ पर है हमारी, ये तेलंगाना में। ओके, हुसैन सागर तेलंगाना में पड़ता है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है। कहाँ पड़ती है वो, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू। और निजाम सागर ये हमारी हैदराबाद की झील है। ओके, तो ये है फ्रेंड्स हमारी झीलें, यानी कि इंडियन लेक्स। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट इसके जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है वो दिखाती हूँ। आप देखेंगे कि यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि यहीं से ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंड क्वेश्चन टेस्ट लगाते हैं हम लोग अब। चलो बच्चों, हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं और आप टाइम के साथ कोशिश कीजिए कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सके।
तो यकीन कीजिए मेरा, अगर आप लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप 101% आंसर दे ही देंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करती हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2000 में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे थे, उनमें पूछा गया था सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर 1 गोकाक, 2 गोसप्पा, 3 शिव समुद्रम, 4 येन्ना। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, जिसका नाम क्या है? जोग जलप्रपात भी कह देते हैं। और इसी के साथ एक और नाम क्या है जो अब चेंज कर दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम से याद आया, जहां पर भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना लगाई गई थी। तो कौन सी नदी पर है बच्चों ये? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी? तो कौन सी पे है? कावेरी नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। ये जो आपका क्वेश्चन है, देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, गोरसप्पा से ही, जिसको जोग जलप्रपात कहा जाता है, किस नदी पर है? कावेरी पर, पेरियार पर, शरावती पर या वेगई पर? और आप नीचे देख सकते हैं कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है, तो आप देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है और आगे भी आएगा ही आएगा इस तरह का क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शरावती नदी पर है। क्या हमारा? गोसप्पा जोग जलप्रपात। ओके, और ये भी कहाँ पर, किस राज्य में है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ताजे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ताजे पानी की कहूँ या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है बच्चों? डल झील, पुलिकट झील, वुलर झील या फिर टिटिकाका झील? ये जो क्वेश्चन आपका स्टेनोग्राफर सी एंड डी दोनों ही ग्रेड में दिया गया था 2017 में, 2017 का क्वेश्चन है ये। कौन सी है बच्चों? ताजे पानी की या फिर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है कि आपने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 कुप्पोंगाम झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील या फिर वेम्बनाड झील? कौन सी है भारत की सबसे लंबी झील? तो आंसर आपने दे ही दिया होगा, कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 वेम्बनाड झील। कहाँ पर? केरल में है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है आपका, पहले ये क्वेश्चन 2016 एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, वंस अगेन सेम 2016 में ही एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अलग अलग एग्जाम में सेम ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी और भी अदर एग्जाम में काफ़ी में पूछा गया है। मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन लेके आती हूँ ताकि आपको बिलीव हो सके कि ये जो हम करवा रहे हैं इम्पोर्टेंट है, यहीं से ही आपका सिलेक्शन होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील डैश है। लेगून यानी कि खारे पानी की झील कौन सी है बच्चों? डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या फिर मानसरोवर? कौन सी है भाई? लेगून झील या फिर खारे पानी की लेगून झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। ओके, और ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले 99 में सीजीएल का पेपर हुआ था, 1999 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि शुरू से आज तक 2018 में या 2020 में इस तरह के अब भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये जियोग्राफी है भारत के, हम भूगोलिक स्थिति को नहीं बदल सकते और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? सांभर झील पूछी गई है, लवण झील है, लवण यानी कि साल्ट, एक लवण यानी कि साल्ट लेक है। ये कहाँ पर, किस राज्य में है बताना है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो बच्चों किस पर है ये सांभर झील? हमारी कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2002 में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2011 में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, वंस अगेन क्वेश्चन आया है, भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? पीछे आपकी क्या लेगून झील कह दिया था, लेगून का मतलब भी खारा होता है, और अब क्या कह दिया डायरेक्ट, खारे पानी की झील कौन सी है, सॉरी किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, या पश्चिम बंगाल में है? तो किस राज्य में है बच्चों? ये हमारे ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, वंस अगेन जलप्रपात से, वाटरफॉल से वंस अगेन क्वेश्चन आया है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो बच्चों कहाँ है हम भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे बड़ा झरना, सबसे ऊंचा झरना कहाँ है भारत में? कर्नाटक में। कौन सा? जोग, या फिर कौन सा है? जोग को क्या कह देते हैं? गोसप्पा, या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। ओके, किस नदी पर है? शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर 2013 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, आप देख सकते हैं ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, और एक बार नहीं कई कई बार आ चुके हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप किसी भी स्टेट का एग्जाम लेके देख लेना, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कुछ याद आया जब हमने इंडियन रिवर्स की थी, भारतीय नदियों के बारे में डिस्कस किया था, तो सबसे बड़ा सिंधु नदी तंत्र, जिसमें क्या थी हमारी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी, ये तीनों कहाँ से निकल रही थी? मानसरोवर झील से। तो मानसरोवर झील कहाँ पर? तिब्बत में पड़ती है। याद आ चुका होगा आपको। तो बताइए, बताना क्या है? आंसर मैंने बता ही दिया है खुद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मानसरोवर झील कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। ये जो क्वेश्चन आपका 2002 में पूछा गया था, और ये किसका है? मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है आपको, कुछ झीलें दी गई हैं और उनके कुछ राज्य दिए गए हैं। पुलिकट झील, पुलिकट झील किस राज्य में पड़ती है बच्चों? तमिलनाडु में, अभी अभी आपने पढ़ा था। नेक्स्ट है चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पड़ती है? ओडिशा में। 2 क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है वुल्लर झील, वुल्लर झील के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका था आपका, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सांभर झील, सांभर झील कहाँ है? सॉल्ट लेक कहाँ है? लवण झील, राजस्थान में। तो ये थे हमारे बच्चों, कुछ झीलें दी गई थी और उनके साथ कुछ राज्य दिए गए थे, मिलान करना था आपको। ये जो क्वेश्चन आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी में 2010 में पूछा गया था, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी पूर्व भारत में डैश सबसे बड़ी ताजी पानी की झील है? कौन सी? उत्तरी पूर्व भारत की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ भारत की बात करता तो ताजे पानी की या मीठे पानी की झील कौन सी है हमारी? कौन सी झील है? वुल्लर झील। उसने उत्तरी पूर्व भारत की बात की है, तो कौन सी होगी हमारी? लोकटक झील। तैरती हुई ये जो लेक है, ये हमारी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, उत्तर पूर्व भारत की बात कर रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी, सीपीओ, एसआई एंड एएसआई का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 2016 में, तब उस पेपर में ये क्वेश्चन आपका राइज हुआ था। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे रहे होंगे, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके, अगर आप क्लास अटेंड करें तो लगातार लास्ट तक क्लास अटेंड करें, क्योंकि बच्चों हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हर एक पॉइंट जो बोला जा रहा है मुंह से, वो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और आ चुका होगा, और आने वाले समय में आ सकता है। तो ऐसा ना हो कि आप थोड़ी सी आप आलस की वजह से आप वीडियो स्किप करें, या थोड़ी देर पढ़ लिया, चल यार मज़ा नहीं आया छोड़ दो। भाई पढ़ाई में किसको मज़ा आता है? किसी को नहीं आता है, लेकिन करनी पड़ती है। अब हम जब कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आज तक हमने
स्कूल पढ़े हैं, कॉलेजेस में पढ़े हैं, तो वहाँ पर भी तो हमने लगातार पढ़ाई की है। तो यहाँ पर कंपटीशन की बात आती है तो क्यों स्किप कर देते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर कोई टीचर नहीं खड़ा है। हम आदत हो चुकी है, हमें लातों के भूत है, कहते बातों से नहीं मानते। हमें ना कोई सिर पे डंडा लेके खड़े होना चाहिए, वो बताए हमें बैठो, वो कहेगा बैठे रहो तो बैठे रहेंगे, वो कहेगा पढ़ो तो पढ़ेंगे। तो बच्चों अपने गुरु खुद बनो, वो जानवरों वाला काम मत पकड़ो कि आपके ऊपर कोई डंडा लेके खड़ा होगा तभी आप काम करोगे। अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अपने बारे में अच्छा बुरा सोच सकते हो। सो आप टाइम निकाल के लगातार क्लास अटेंड करें, लगातार पढ़ाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? अभी अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन यही डिस्कस किया था, हुंडरू, पायकारा, जोग और शिव समुद्रम। ये महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर? जोग यानी कि किस पर? गोरसप्पा या फिर जोग जलप्रपात पर लगाई गई, जिसके कारण इसका नाम भी क्या कर दिया गया? जोग प्रपात का महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका एसएससी जेईई सिविल एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग या फिर गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? सेम अभी जो मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन आपका सिविल जेईई सिविल का है, जो कि 2018 में पूछा गया था। सो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। ओके, अगर आप आंसर देते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाना सफल है, यानी कि आप लगातार अटेंड कर रहे हैं और आने वाले समय में उम्मीद करती हूँ कि आप भी गवर्नमेंट जॉब पे होंगे, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने आप का एनालिसिस करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो आपको आपके ज्ञान का पता चलता है, अपना आईक्यू लेवल पता चलता है। आप अपने आप का एनालिसिस करते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप अपने आप का एनालिसिस कर रहे हैं, दूसरों की तरफ ना झाँक कर कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, दूसरों के घरों में ना झाँक के अगर हम अपने अंदर झाँके तो हम जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। ओके बच्चों, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ क्लास लगाकर, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। और इसी के साथ अगर आपको अच्छा लगता है हमारा साथ, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, बाय बाय।